आप ये जानते हैं कि देश के 46% सांसद और 45% विधायक अपराधी हैं? क्या आप ये जानते हैं कि देश के 31% सांसदों पर हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग जैसे गंभीर क्रिमिनल केस हैं? कोई भी सीएम या प्रधानमंत्री अगर जेल जाता है तो उसके अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसी भारत के 46% सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। यानी जिस लोकतंत्र के मंदिर में कानून बनाए जाते हैं, जहां देश की 140 करोड़ जनता की तकदीर लिखी जाती है, उसी लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हर दो में से एक नेता पर कोई ना कोई आपराधिक केस दर्ज है। कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कितने सफेदपोश नेता दोषी हैं, सवाल तो ये है कि जब कानून बनाने वाले खुद कटघरे में हों तो कानून का भविष्य क्या होगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे नेताओं की जगह संसद में नहीं बल्कि सलाखों में होनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए वी वांट क्लीन पार्लियामेंट। 20 अगस्त 2025 को अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। नया संविधान संशोधन कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी अपने आप छिन जाएगी। यानी अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा स्वयं नहीं देते तो उनका पद अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उस मंत्री पर ऐसे अपराध का आरोप हो जिसकी सजा कम से कम 5 साल से अधिक होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी मंत्री पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज होता है जिसकी सजा की अधिकतम समय सीमा 7 साल है और वो मंत्री 30 दिन तक जेल में भी रहता है, तो इस बिल के मुताबिक उस मंत्री को हटाया जा सकता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मोदी सरकार के इस कानून ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। कानून सख्त है, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि क्या यह कानून आपराधिक नेताओं को संसद से आउट करने का है या विपक्षियों को सलाखों में डालने का। विपक्ष का आरोप है कि कानून क्लीन पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि क्लीन अपोजिशन के लिए लिया गया है और ये कानून राजनीतिक बदले का हथियार बन सकता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विपक्ष इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके कई नेता जेल में हैं या फिर जमानत पर हैं और उन्हें डर है कि जेल से सत्ता नहीं चल पाएगी। अमित शाह ने कहा कि हम चाहते कि संविधान के जरिए नेताओं को भी कानून के अधीन लाया जाए, लेकिन विपक्ष शुरू से ही ऐसे किसी प्रावधान का विरोध करता रहा है। यानी सरकार ये चाहती है कि अगर किसी नेता पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और वो जेल में है तो उसे सत्ता से हटाने का एक कोई न कोई स्पष्ट कानून होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके नेता ज्यादातर जेल में ही बंद हो जाएंगे और उनकी सरकारें गिर सकती हैं। विपक्षी पार्टियों का ये भी आरोप है कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर उनके नेताओं को निशाना बनाती हैं। ऐसे में जब ये संशोधन बिल कानून बन जाएगा तो विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए ये कानून पॉलिटिकल वेपन की तरह काम करेगा। झूठे केस में उन्हें 30 दिनों तक जेल में रखकर उनकी सरकारों को गिरा दिया जाएगा। ये विपक्ष की सिर्फ आशंका नहीं है बल्कि भारतीय राजनीति का अनुभव भी है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं जिन्हें महीनों तक जेल में तो रखा गया, लेकिन बाद में उन्हें अदालतों ने ये कहकर छोड़ दिया कि ये राजनीति से प्रेरित थे। तो क्या यही एक वजह है मोदी सरकार के संविधान संशोधन की? इसे समझने से पहले आपको इन आंकड़ों को समझना चाहिए। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि देश के लगभग 46% सांसद और 45% विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से 31% सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। गंभीर मतलब हत्या, बलात्कार, अपहरण, रिश्वत, भ्रष्टाचार, वो सब अपराध जिनके लिए आम नागरिक को जेल में सड़ा दिया जाता है और मंत्री विधायक खुलेआम कानून का मजाक बनाते हैं। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ एक पार्टी के नहीं हैं, इसमें उन सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं जो सत्ता में हैं या फिर सत्ता से बाहर, फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी। इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी की 39%, कांग्रेस के 49%, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के 45%, डीएमके के 59%, जबकि शिवसेना के 71% सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। यानी हर पार्टी में अपराधी नेताओं का एक गुट काम कर रहा है। आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नियत सबकी एक जैसी है। 2009 में ऐसे सांसदों की संख्या 30% थी जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज थे, लेकिन 2014 में बढ़कर यही संख्या 1/3 हो गई। 2019 में यह आंकड़ा 43% और अब 46% तक पहुंच गया है।
यानी संसद एक ऐसे क्लब में बदल चुकी है जहां क्रिमिनल बैकग्राउंड मानो एंट्री पास बन गया है। मतलब देश की संसद में बैठे लगभग आधे से ज्यादा सांसद और विधायक आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। कुछ पर हत्या की कोशिश के आरोप हैं, कुछ पर भ्रष्टाचार के, तो कुछ पर महिलाओं से जुड़े अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं। हमारा सवाल केवल ये नहीं कि कितने नेता अपराधी हैं, बल्कि असली सवाल तो ये है कि अपराधी होते हुए भी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर कानून बना रहे हैं। सोचिए, अगर ये कानून कल से लागू हो जाए तो देश की संसद आधी खाली हो जाएगी। पर क्या ये राजनीतिक प्रणाली ऐसा जोखिम उठाएगी, या फिर कानून का इस्तेमाल सिर्फ चुनिंदा नेताओं पर ही किया जाएगा? देश के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये कानून जरूरी है, क्योंकि अपराधियों को राजनीति से बाहर करना लोकतंत्र की पहली शर्त है। पर उन्हें डर इस बात का भी है कि अगर ये कानून पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल हुआ तो देश की आधी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। सवाल इस बात का भी है कि अगर ये कानून पास हो गया तो उन नेताओं का क्या होगा जिन पर पहले से दर्जनों मामले दर्ज हैं? क्या उन्हें भी सलाखों की हवा खानी पड़ेगी? फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं होगा जब तक की सजा नहीं होती और गिरफ्तारी के बाद लगातार 30 दिन तक वो जेल में नहीं रहते, उनकी कुर्सी नहीं जाएगी। लेकिन अगर किसी पुराने केस में अदालत जेल की सजा देती है और वो 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी छिन जाएगी, चाहे मामला कितने साल ही पुराना क्यों ना हो। सवाल इस बात का भी है कि जब जनता ये जानती है कि उसके चुने हुए नेता अपराध में लिप्त हैं तो फिर उन्हें वोट ही क्यों देती है? इसकी एक वजह यह है कि मतदाता ये मानते हैं कि ईमानदार नेता जीत कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उसी को चुनते हैं जो ताकतवर हो, चाहे उसके खिलाफ कितने भी मामले क्यों ना हो। यही सोच नेताओं को बेलगाम बनाती है। जब जनता अपराध को नजरअंदाज करती है तो नेता इसे उनकी मंजूरी मान लेते हैं। फिर नीतियां बनती हैं सत्ता बचाने के लिए, ना कि समाज बदलने के लिए। नतीजा भ्रष्टाचार बढ़ता है, अपराधियों का हौसला बढ़ता है और कानून कमजोर हो जाता है। और फिर वही होता है जो आज देश में हो रहा है। क्या मोदी सरकार ने ऐसा संविधान संशोधन करके सही किया है? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार की जरूरत है, आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपके जवाब से हमें फर्क पड़ता है। नमस्कार।